मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई, जिसका नाम है पदार्थ की अवस्था। और इसमें हम लोग देख रहे हैं गैसीय अवस्था, उसके बाद देखेंगे हम लोग द्रव अवस्था। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने गैसों के विभिन्न प्रकार के जो गुण था उसको देखे थे, और गैसों के कौन कौन से मापने योग्य गुण था उसको हम लोग क्या किए थे, देखे थे। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं वो है आपके गैसों के नियम। तो कुछ यहाँ पर गैसों के क्या दिया गया है, आपका नियम दिया गया है। तो ये हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ाई करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कुछ गैस के क्या दिया गया है, नियम गया है। आप इससे पहले जितना भी जो गैस से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक से ही रिलेटेड यहाँ पर कुछ गैस के क्या दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, जिसे हम गैसों के नियम कहते हैं। या ये बोल सकते हैं कि गैसों के गुण को बताने के लिए, गैसों के व्यवहार को बताने के लिए, या गैसों के बारे में बताने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय पर कुछ क्या दिया गया है, आपका नियम यहाँ पर बताए गए हैं। जिनमें से कुछ नियम हम लोग जैसे पढ़ाई करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे बायल नियम, है ना, या बायल का नियम। ये हम लोग देखेंगे जिन्होंने 1900 बोल सकते हैं 62 में गैसों से रिलेटेड कुछ अपना नियम दिया गया है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जैसे चार्ल्स नियम पढ़ेंगे हम लोग, है ना, चार्ल्स नियम पढ़ेंगे। ये हम लोग देखने वाले हैं, जो 1700 लगभग 87 बोल सकते हैं, इसमें उन्होंने दिया है। इसके बाद हमने पढ़ना है जैसे एवोगैड्रो नियम पढ़ेंगे हम लोग, एवोगैड्रो नियम भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके अलावा आपका गे-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम भी पढ़ेंगे। गे-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, गैस आयतन संबंधी नियम। तो ये कुछ हम नियम क्या करने वाले हैं, अभी गैसों के नियम के अंतर्गत देखने वाले हैं, जिनको अलग अलग वैज्ञानिकों ने गैसों से रिलेटेड, गैसों को गुण को बताने के लिए अपने अपने हिसाब से क्या किए हैं, गैस का नियम दिए गए हैं। तो चलते हैं हम लोग, ये जो गैस का नियम है उसको 1 बाय 1 करके क्या करते जाते हैं, आपका पढ़ते जाते हैं। और पहला हम किसके पास चलते हैं, बायल का जो नियम है इसके पास चलते हैं। तो ये नियम दिया है हमारा फर्स्ट, वो है आपका बायल का नियम। और बायल ने इसको साइंटिस्ट के नाम के आधार पर है ये बायल का नियम। तो बायल ने क्या किया, सन 1962 में अगर हम देखें तो सन 1962 में बायल नाम का जो क्या था, हमारा जो साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या किया कि आपका स्थिर ताप कर दिया, और स्थिर ताप पर उन्होंने गैस का जो क्या होता है, जो आयतन होता है, उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, या ये बोल सकते हैं इन्होंने ताप को स्थिर रख दिया। ताप स्थिर मतलब ताप ना चेंज हो, उसको स्थिर ताप बोलते हैं। और उसके आधार पर देखा कि दाब बढ़ाने से, है ना, गैस का जो आयतन होता है उस गैस के आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। कौन अध्ययन किया, हमारा बायल ने। उन्होंने क्या किया, ताप को स्थिर रख दिया, और ताप को स्थिर रखने के पश्चात उन्होंने गैस पर दाब डाल के, है ना, उसके आयतन में होने वाले परिवर्तन था उसका अध्ययन किया। और फिर उसी के आधार पर उन्होंने क्या दिया, अपना नियम दिया कि कोई भी जो गैस होता है उसका जो आयतन होता है, वह आयतन उसके दाब के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही आपका चार्ल्स का नियम कहलाता है, जिसमें ताप क्या रहता है, आपका स्थिर रहता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है, वो आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आयतन क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है, वैसे वैसे दाब क्या होते हैं, मतलब ये आयतन बढ़ेगा तो क्या हो जाता है, आपका दाब की बात करें तो कम हो जाता है, और जैसे जैसे आयतन कम होता है दाब का मान क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से बायल ने क्या दिया, अपना नियम दिया। तो उसी नियम को यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं और आगे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ दिया है कि बायल ने, है ना, बायल ने सन 1962 में, है ना, तो बायल ने सन 1962 में स्थिर ताप पर गैसों के लिख सकते हैं यहाँ पर, गैसों के आयतन
पर दाब का प्रभाव के मध्य संबंध है ना स्थापित किया और बायल नियम दिया है ना, बायल का नियम दिया या बायल नियम दिया। इस नियम के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं कि अगर ताप क्या है हमारा स्थिर है और इस स्थिर ताप पर अगर हम क्या देखते हैं, गैस का जो क्या होता है हमारा जो आयतन होता है, अगर उसकी अगर हम बात करते हैं तो वह उसके दाब के क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका क्या कहलाता है, चार्ल्स का नियम कहलाता है। तो आपको क्या रखना है, स्थिर ताप है और उस स्थिर ताप पर किसी भी गैस का जो निश्चित मात्रा होता है उसका अगर आयतन की बात करें तो वह उसके दाब के क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका बायल का नियम कहलाता है। इसी को अगर हम गणितीय रूप में देखें है ना, गणितीय व्यंजक के रूप में देखें, गणितीय व्यंजक के रूप में अगर हम क्या करते हैं इसको देखते हैं तो उस स्थिति में परिभाषा के अनुसार क्या लिख सकते हैं कि हमारा क्या होता है, गैस का जो आयतन होता है जिसको हम V से दर्शाते हैं, वॉल्यूम होता है तो इसलिए किसके दर्शाते हैं भाई, उसको V से दर्शाते हैं। तो ये हमारा V हो जाता है और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है भैया हमारा, ये हमारा P के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये सब किस में होता है हमारा, स्थिर ताप पर होता है। किस पर होता है, स्थिर ताप पर ये प्रक्रिया होता है। तो यही तो बोल रहा है हमारा कौन, बायल के नियम में, कि स्थिर ताप पर कोई भी गैस का जो आयतन होता है वह उसके दाब के क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर ये P बढ़ेगा तो आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो P बढ़ेगा, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर इसी को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो समानुपाती स्थिरांक होता है वो क्या हो जाता है आपका, अगर हट जाता है तो एक कांस्टेंट क्या आता है हमारा, K आता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका 1/, क्या हो जाता है आपका P। यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा 1/, क्या हो जाता है हमारा, ये इस प्रकार से P क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि K/, क्या हो जाता है हमारा P प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गुणा करेंगे तो उतना ही आता है। तो जब समानुपाती स्थिरांक हटता है तो हमारे पास क्या हो जाता है हमारा एक मान, इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाता है 1/P क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इसी को चाहेंगे तो इस प्रकार से K/, क्या लिख सकते हैं हम लोग, P भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है आपका एक गणितीय व्यंजक क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है। तो K/, क्या हो जाता है हमारा ये P प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर P को इस तरफ क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर लिख जाते हैं VP और इक्वल टू क्या हो जाता है आपका K प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, एक गणितीय व्यंजक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ K जो होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, जो आपका K होता है, इस K की बात करें तो K आपका क्या होता है, समानुपाती क्या होता है आपका स्थिरांक होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ K बराबर क्या होता है हमारा भाई, समानुपाती स्थिरांक होता है, समानुपाती स्थिरांक होता है। ये हमारा क्या होता है, समानुपाती स्थिरांक है। अगर P की बात करें तो P क्या करता है हमारा, गैसों का दाब को शो करता है, गैसों का जो दाब होता है उसको शो करता है। और अगर V की बात करें तो V क्या करता है हमारा, गैसों के
आयतन को क्या करता है, शो करता है। तो ये गैसों का हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर, आयतन लिख देते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर हमारा क्या होता है, कोई गैस दिया है और उस गैस का आपका प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, हमारा जो आयतन है वो P1 और V1 है, बट थोड़ा देर के पश्चात वो क्या हो जाता है, उसमें प्रसारित होकर के अगर वो क्या हो जाता है V2 और P2 हो जाता है, तो उस स्थिति में उसको कैसा लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो यदि यहाँ पर दिया गया है, यदि गैस का है ना, गैस का दाब व आयतन है ना, प्रारंभिक अवस्था में P1 और P2 होता है। यदि इसमें क्या हो भाई, प्रसार हो और वह प्रसारित होकर यदि V1 और इधर प्रसारित हो और वह प्रसारित होकर यदि वह ये हो जाता है V2 और P2 हो जाता है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर P1 और ये क्या होता है हमारा V1 इक्वल टू क्या है हमारा K है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक और लिख सकते हैं, अगर मान लो प्रसारित होता है और P2 और क्या हो जाता है हमारा V2 हो जाता है, तो इसका मान भी क्या होता है, K होता है। चूँकि दोनों K का मान क्या होता है, एक दूसरे के बराबर है, तो इस प्रकार से इसको क्या लिखा जा सकता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इस तरीक़ा से एक और छोटा सा क्या हो जाता है, आपका समीकरण प्राप्त हो जाता है। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि यदि हमारा क्या होता है, जो आयतन होता है वो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, हमारा P1 होता है और V1 होता है, लेकिन मान लो समय के साथ क्या हो जाता है, उसका जो आयतन होता है, उसका जो दाब होता है वो प्रसारित होकर के P2 हो जाता है और V2 हो जाता है। तो उस स्थिति में ये दोनों जो मान होता है एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ इसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, जिसको हम P1 V1 और P2 और V2 से क्या करते हैं, हम लोग दर्शाते हैं। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। साथ ही साथ एक परिभाषा अगर और हम देखें, तो इसके आधार पर एक परिभाषा और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। किसके आधार पर भाई, ये जो समीकरण है जिसका मान क्या दिया है आपका Vp इक्वल टू K दिया है, इसके आधार पर लिख सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का निश्चित मात्रा का जो भी क्या होता है, जो आयतन होता है, वह आयतन उसके दाब के है ना, आयतन और दाब है ना का गुणनफल क्या होता है, स्थिर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक और हमारा कि स्थिर ताप पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ से, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन व दाब का गुणनफल स्थिर होता है। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, इस समीकरण के आधार पर एक और परिभाषा क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और ये भी बायल के नियम को ही क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो किसके अनुसार, बायल के नियम के अनुसार। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है बायल का नियम क्या है, बायल का नियम किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सन 1962 में बायल नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने ताप को स्थिर रख दिया और ताप को स्थिर रखने के पश्चात उन्होंने
गैस के जो आयतन होता है, गैस के जो आयतन होता है, इस गैस के आयतन पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है उसका उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात उसको एक नियम के रूप में क्या कर दिया, प्रतिपादित किया, जिसे हम बायल का नियम कहते हैं। और बायल का नियम ये कहता है कि आपका स्थिर तापक्रम पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वह आयतन उसके दाब के क्या होता है, आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर परिभाषा को अगर गणितीय रूप में क्या कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसको इस तरीक़ा से लिखा जाता है। जब हमारा समानुपाती हट जाता है तो एक कांस्टेंट क्या आता है, के आता है, जिसे हम के 1/p लिख सकते हैं। बट के ऊपर में क्या होता है, हमारा गुणा हो जाता है, ये हो जाता है v/k/p हो जाता है। p को जब पक्षांतरित कर दिया जाता है तो vp/1k प्राप्त होता है, जहाँ से एक परिभाषा बनता है आपका बायल के नियम के अनुसार कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वो आपका, और दाब होता है वो गुणनफल क्या होता है उसका स्थिर रहता है। और यहाँ पर के क्या होता है, हमारा समानुपाती स्थिरांक होता है, पी क्या होता है आपका गैसों का दाब होता है, और भी क्या होता है गैसों का आयतन होता है। और यदि मान लेते हैं हम लोग कि हमारा जो क्या होता है, हमारा जो गैस का दाब शुरू अवस्था में P1 और V1 है, और बाद में क्या हो जाता है, प्रसारित होकर के अगर वो V2 और P2 हो जाता है, तो उस स्थिति में उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है भाई, उसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका बायल का नियम। अब हम थोड़ा सा बायल के नियम का प्रायोगिक क्या करते हैं, हम लोग निर्धारण की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं बायल के नियम के हम क्या देखते हैं, प्रायोगिक निर्धारण देखते हैं भाई। अब यहाँ पर बायल के जो नियम हैं इसका हम लोग अगर क्या देखें, प्रायोगिक निर्धारण देखें, तो यहाँ पर बायल के नियम के कई प्रायोगिक निर्धारण यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट आयतन और हमारा जो क्या होता है, आपका जो दाब होता है, उनके मध्य आरेख है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया आपका आयतन और दाब, है ना, दाब के मध्य, आयतन और दाब के मध्य, है ना, ये आरेख हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। आरेख क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से एक आरेख क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आयतन हम देखते हैं और दाब देखते हैं, तो जैसे जैसे क्या होते जाता है आपका दाब, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्रेशर कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, दाब हो गया, ये पी हो गया, और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, आयतन कर देते हैं। तो ये आपका दाब है और ये हमारा क्या है, आयतन है। जैसे दाब क्या होता है हमारा, जब ज़्यादा होता है तो आपका आयतन क्या होता है, हमारा कम होता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होते जाता है, आपका दाब बढ़ते जाता है, आयतन क्या होते जाता है, आपका कमी होती जाती है। तो ये क्या होता है आपका, इस प्रकार से हम आरेख क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसे जैसे क्या होता है, आपका दाब बढ़ते जाता है, आयतन के मान में क्या होती जाती है, आपकी कमी होती जाती है। तो इस तरीक़ा से इसको खींच के क्या किया जा सकता है, आपका बताया जा सकता है, किया जा सकता है कि जो भी गैस का जो आयतन होता है वो क्या करने पर, दाब क्या करने पर, बढ़ाने पर धीरे धीरे इसका मान क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो इसमें हमको इस प्रकार से क्या होता है, सिंपल सा एक आरेख क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। परवलय आकार का आपका आरेख बनता है, जिसका मान ये होता है कि जैसे जैसे दाब को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, आयतन का जो मान होता है वैसे वैसे क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो इस तरीक़ा से आरेख क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और भी एक दूसरा नंबर का आरेख हमारा क्या होता है, यहाँ पर बनता है, और वो बी नंबर का आरेख जो है खींचा जाता है किसके किसके मध्य, यदि हम क्या लेते हैं, भी लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पी लेते हैं, के मध्य अगर आरेख क्या करते हैं, खींचते हैं, के मध्य आरेख अगर हम खींच देते हैं तब भी एक हमारा एक आरेख क्या होता है, प्राप्त होता है। और यदि इसमें स्थिर ताप पर अगर इस प्रकार का क्या करते हैं, आरेख अगर हम खींचते हैं, उस स्थिति में यहाँ पर जैसे P हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका V हो जाता है। तो उस स्थिति में अगर आरेख खींचते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, हमको एक सीधी रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है, सीधी आरेख क्या होती है, प्राप्त होती है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी 0 से स्टार्ट होती है। और अगर एक से अधिक करें, अगर ताप के हिसाब से अगर उसको करते जाएं तो कई रेखा क्या होती है, आपकी प्राप्त होती है। तो इस तरीक़ा से दो आरेख यहाँ पर क्या की जा सकती है, आपकी बताई जा सकती है। एक किसके लिए हमारा भाई,
आयतन और दाब के मध्य आरेख, जहाँ पर क्या होता है, ये हमारा दाब होता है, ये हमारा क्या होता है, आयतन होता है। और इसके मध्य अगर क्या करते हैं, आरेख खींचते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, हमको इसका आरेख प्राप्त होता है। मतलब दाब बढ़ने से आयतन क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो इस प्रकार से एक आरेख ये बन जाता है। एक आरेख हमारा क्या होता है, भी और 1/p के मध्य खींचते हैं, तो उस स्थिति में आरेख जो बनता है वो आरेख आपका क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। और इस प्रकार से एक हमारा क्या होता है, आरेख प्राप्त हो जाता है, या 1/p के मध्य या 1/p और भी के मध्य आरेख प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से आरेख को क्या किया जा सकता है, आपका बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो बस इसमें इतना ही करते हैं और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये तो हो गया हमारा बायल के नियम का प्रायोगिक प्रमाण यहाँ पर होता है। उसके अलावा प्रायोगिक प्रमाण में अगर हम देखें तो प्रायोगिक प्रमाण में और हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रायोगिक प्रमाण में एक हम देखते हैं, अगर हम घर में या आसपास में इस प्रकार के नियम का प्रयोग होता है या नहीं होता है, अगर उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो घर में या आसपास में इस प्रकार के जो नियम होता है उसका आपको प्रायोगिक प्रमाण देखने को मिलता है। जैसे हम क्या करते हैं, घर में जो पंप होता है, पंप की बात करते हैं, पंप जिसमें हम साइकिल में हवा भरते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये जो पंप होता है, इस पंप में अगर हम बात करें तो जो पंप होता है उसमें क्या होता है, आपका इस प्रकार से एक पिस्टन लगा होता है, आप देखे हैं, जिनको ऊपर नीचे करके ही हवा क्या किया जाता है, आपका भरा जाता है या हवा हम भरते हैं। तो ये आपका क्या है, हमारा पिस्टन है, पिस्टन है। और ये हमारा क्या होता है, उसका जो जिसमें अप डाउन होता है, ये उसका बॉक्स है बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा बॉक्स है। तो ये पिस्टन जो होता है, आप क्या करते हैं, जब ऊपर इस प्रकार से उठाते हैं तो आप देखना यहाँ पर मान लो छोटा छोटा क्या भरा है, हमारा गैस भरा हुआ है। यहाँ पर क्या है, हमारा गैस है, ठीक है। तो इसको मैं एक और चित्र बना देता हूँ तो फिर आपको और अच्छा लगेगा। तो एक और चित्र जैसे हम यहाँ पर कर दिए और यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है। ये पिस्टन लग गया। अब देखें हम पिस्टन के आधार पर इसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका इस तरीक़ा से, ये देखो यहाँ पर गैप ज़्यादा है भी हमारा, क्योंकि हमारा पिस्टन ऊपर उठा है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, पिस्टन को क्या करते जाते हैं, इस प्रकार से नीचे लाते जाते हैं, तो जगह क्या होते जाता है, कम होते जाता है। मतलब यहाँ पर गैस का आयतन क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। और जैसे जैसे पिस्टन ऊपर उठाते जाते हैं वैसा वैसे क्या होते जाता है, आयतन बढ़ते जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दाब लगाएंगे तो आयतन क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। और दाब को अगर क्या करेंगे, कम करेंगे, तो आयतन क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो इस तरीक़ा से आप अपने आसपास में जो भी क्या होता है, ये इस प्रकार की स्थिति आपको देखने मिलता है, वो आप क्या कर सकते हैं, प्रायोगिक प्रमाण के लिए या आपको डायरेक्टली आप बता सकते हैं। और बेस्ट उदाहरण आपका पंप का ही है। जब पंप को हम क्या करते हैं, इस प्रकार ऊपर उठाते हैं तो वहाँ का जो गैस का आयतन है वो बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होते जाते हैं, हम प्रेशराइज करते जाते हैं, वैसे वैसे उसका आयतन क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, जो बायल के नियम को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से बायल का जो नियम होता है, उस नियम को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका बायल का नियम। इसमें फ़िलहाल इतना ही करते हैं। अब हम आगे चलते हैं चार्ल्स के नियम। किसके पास चलते हैं, चार्ल्स का नियम। ये जो हमारा चार्ल्स का नियम है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, क्या है कैसा है। तो देखते हैं हमारा, तो ये दूसरा नंबर का कौन सा नियम दिया है भाई, हमारा चार्ल्स का नियम दिया है। ये नियम देने का श्रेय इसको जाता है 1800 कितना लिखे थे, 1787 में भाई, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग किसके पास, चार्ल्स के नियम के पास। तो ये 1700 कितना दिया है, हमारा 87 दिया गया है। तो 1787 में जो चार्ल्स नाम का क्या था, वैज्ञानिक था, उन्होंने भी अपना क्या देखा, गैस के प्रति प्रयोग करके देखा। उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने दाब को स्थिर रख दिया। किसको स्थिर रख दिया, दाब को कांस्टेंट रख दिया। पहले वाला किसको रखा था भाई, हमारा ताप को, ये किसको रख दिया, दाब को। और दाब को स्थिर रखने के पश्चात उन्होंने देखा, अगर दाब को स्थिर रख देते हैं तो गैस का जो आयतन होता है वह आयतन उसके ताप के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। मतलब दाब को अगर स्थिर रखते हैं और आयतन और ताप के मध्य अगर संबंध स्थापित करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसा जैसा ताप बढ़ते जाता है वैसा वैसा आयतन भी क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। आयतन भी या आयतन में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। ऐसा उन्होंने देखा और देखने के पश्चात
फिर उन्होंने भी अपना क्या दिया, नियम दे दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ल्स का नियम कहते हैं या चार्ल्स का नियम कहा जाता है। तो इसको हम इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चार्ल्स ने, है ना, चार्ल्स ने 1787 में, है ना, स्थिर दाब पर गैसों के आयतन और ताप के मध्य संबंध स्थापित किया और चार्ल्स का नियम दिया। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, चार्ल्स के जो नियम हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है अगर दाब को स्थिर रख दें तो कोई भी गैस का जो भी मात्रा है उस मात्रा का जो आयतन होगा वह आयतन उसके ताप के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का या निश्चित द्रव्यमान का जो भी आयतन होता है वह उसके ताप के समानुपाती होता है। तो गणितीय अवस्था में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो गणितीय व्यंजक के रूप में अगर उसी को हम क्या कर देते हैं, ढाल देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो मान होता है वो कैसे प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो परिभाषा क्या बोल रहा है कि हमारा जो आयतन होता है ये आयतन किसके समानुपाती होता है भाई, ताप के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, ताप का समानुपाती होता है। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, T, बट इसमें कांस्टेंट कौन है, हमारा स्थिर दाब है। स्थिर हमारा क्या है, दाब है। तो ये दाब पर, स्थिर दाब पर अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जब समानुपाती क्या हो जाता है, हट जाता है, तो एक कांस्टेंट क्या आ जाता है, K आ जाता है, अपान क्या हो जाता है, आपका T हो जाता है। तो एक और समीकरण यहाँ से बन जाता है, तो V और अपान क्या हो जाता है हमारा V, और उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है। ये सब किस पर होता है, स्थिर दाब पर होता है। स्थिर दाब पर ये प्रक्रिया आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। और जब समानुपाती हट जाता है तो कांस्टेंट क्या आता है, हमारा K आता है। इसी को अगर हम लिखें तो इसको V अपॉन T भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और ये कितना हो जाता है, आपका K क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर अगर हम देखें तो जहाँ क्या होता है, आपका जो K होता है, K हमारा क्या होता है, समानुपाती स्थिरांक होता है। जहाँ K बराबर होता है आपका समानुपाती स्थिरांक, अनुपाती क्या होता है, हमारा स्थिरांक होता है। ठीक है भाई। तो K क्या होता है, हमारा समानुपाती स्थिरांक होता है। समानुपाती क्या होता है, हमारा स्थिरांक होता है, स्थिरांक
होता है। और यहाँ पर भी तो आप जानते हैं, भी आपका क्या होता है, आपका आयतन होता है, और टी क्या होता है, हमारा ताप होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें कर सकते हैं। मान लो इसमें भी V1 और T1 है, उसी प्रकार V2 है और T2 है, उसमें अगर क्या होता है, प्रसार होता है। तो इसको भी आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, यदि है ना, गैस का आयतन गैस का क्या है, हमारा आयतन V1 और है ना ताप क्या है, हमारा T1 में प्रसारित होने से यदि है ना यह V2 और T2 हो जाता है तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाता है आपका V1/T1 इक्वल टू K हो जाता है। इसी प्रकार V2/T2/K हो जाता है। तो फाइनली हमको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, तो ये हो जाता है V1/T1 इक्वल टू ये हो जाता है आपका V2/T2 क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको भी क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ से एक क्या होता है, आपका एक मान होता है, एक परिभाषा प्राप्त होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का जो द्रव्यमान होता है ना, उस द्रव्यमान या निश्चित मात्रा के द्रव्यमान का जो गैस होता है, उसका जो आयतन होता है, वह उसके जो क्या होता है, हमारा जो ताप होता है, उस ताप के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है या समानुपाती के होता है। और जैसे जैसे ताप क्या किया जाता है, मान लो प्रत्येक ताप पर या प्रत्येक गैस का जो क्या होता है, ताप होता है, उसको में अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से उसमें 0 डिग्री पर गैस का आयतन 20 डिग्री हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आगे पॉइंट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर से जो मान मिलता है, कहाँ से हम करते हैं, तो ये आपका एक भी और इक्वल टू हमारा क्या था, हमारा ये था KT, या हम बोल सकते हैं VT बराबर क्या होता है, K होता है। तो यहाँ से एक और समीकरण या यहाँ से एक और परिभाषा प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं कि स्थिर दाब पर गैस के या गैसों के तो स्थिर दाब पर गैसों के निश्चित द्रव्यमान वाले गैसों के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के दाब के गैस के ताप के समानुपाती होता है। यदि इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के ताप के क्या होता है, हमारा आयतन उस गैस के ताप के समानुपाती होता है। यदि इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड दाब बढ़ाते हैं तो है ना 0 डिग्री पर उसके आयतन 0 डिग्री तो 0 डिग्री पर गैस का आयतन है ना V0 होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक और बायल का परिभाषा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है कि स्थिर दाब पर
गैसों के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के ताप के समानुपाती होता है। अगर हम क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो 0 डिग्री पर गैस का आयतन क्या हो जाता है आपका, ये भी नॉट होता है। और मान लो यहाँ पर दिया गया है, क्या कर लिया जाए, मान लो गैस के निश्चित द्रव्यमान का, मान लो गैस के निश्चित द्रव्यमान पर आपका जो है बोल सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैसों का आयतन V नॉट है तथा उसके ताप में 1 डिग्री बढ़ाने पर निम्न स्थिति, या 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर, है ना, बढ़ाने पर निम्न स्थिति आपको प्रदर्शित होता है, निम्न स्थिति प्राप्त होता है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि मान लो गैस का निश्चित द्रव्यमान पर 0 डिग्री पर गैसों का आयतन V वोल्ट है और 1 डिग्री बढ़ाने से या आगे जैसे जैसे बढ़ाते हैं उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर लिखा जाता है, किस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, तो ये हो जाता है हमारा V0 बराबर कितना हो जाता है हमारा V0, ये वो सब बोल सकते हैं। और ये कितना हो जाता है आपका प्लस में हो जाता है, और ये हो जाता है V0 अपान कितना हो जाता है आपका 273 केल्विन को यहाँ पर क्या करता है, शो करता है, या 273 केल्विन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसी को अगर हम क्या करते हैं 1 डिग्री पर करते हैं, कितना डिग्री पर, 1 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान जब क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ये तो हमारा 0 डिग्री की बात हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 1 डिग्री सेल्सियस पर अगर करते हैं, किस पर करते हैं भाई, इसको 1 डिग्री सेल्सियस पर अगर करते हैं तो ये जो मान होता है ये 1 हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका, तो ये हो गया हमारा V0, यहाँ पर इसको इस प्रकार कर सकते हैं, ये V हो गया, और ये कितना हो जाता है V1, और यहाँ पर कितना हो जाता है ये आपका 1 + 1 अपान कितना हो जाता है 273 हो जाता है। आगे अगर हम देखें इसी को, अगर इसी को हम लोग 2 डिग्री पर अगर करते हैं तो इस स्थिति में इसका मान बढ़ता है, V0 बराबर कितना हो जाता है आपका V2 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है आपका 1 + कितना हो जाता है 2/200 कितना हो जाता है 73 केल्विन को शो करता है। इसी प्रकार अगर हम इसमें T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर देखें तो ये कितना हो जाता है आपका, T डिग्री पर अगर हम देखें तो ये आपका ये कितना हो जाता है आपका T डिग्री हो जाता है, और इस स्थिति पर इसका जो मान होता है वो 1 + ये कितना हो जाता है T/200 क्या हो जाता है आपका 73 को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। तो ये 200 कितना हो जाता है आपका 73, मतलब जैसे जैसे क्या होते जाता है आपका मान बढ़ते जाता है, ये मान भी बढ़ते जाता है। इसी प्रकार अगर यही चीज़ को अगर हम क्या करते हैं 0 में, अगर माइनस में करते हैं, किस में करते हैं, अगर माइनस की स्थिति में आपको करते जाते हैं, माइनस की स्थिति में करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है 0, ये हो जाता है आपका -1, और इधर क्या हो जाता है आपका प्लस की बात करें तो ये हो जाता है V, है ना, और ये नॉट अपान कितना हो जाता है हमारा ये जो है 273। अब इसी को हम अगर क्या करें -1 डिग्री सेल्सियस ताप पर करें तो इसका जो मान होता है वो मान कितना हो जाता है हमारा V0 बराबर कितना हो जाता है V-1 हो जाता है, और यहाँ पर देखें तो 1 माइनस ये हो जाता है 1 अपान कितना हो जाता है आपका 273 हो जाता है। आगे अगर हम धीरे धीरे बढ़ते जाएं और क्रमशः -273 पर पहुँच जाएं, डिग्री ताप पर पहुँच जाएं तो यहाँ पर कितना हो जाता है V0 अपान कितना हो जाता है आपका -273 माइनस कितना हो जाता है आपका 273, तो V0 हो गया, है ना, या इसको मैं नीचे लिख देता हूँ तो ठीक रहेगा। तो ये हो जाता है V0 =
273 हो जाता है। और यहाँ पर देखें तो 1 माइनस कितना हो जाता है आपका 273 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 200 कितना हो जाता है 73 हो जाता है। उस स्थिति में ये दोनों जब कट जाता है तो हमारा जो वैल्यू होता है वो आपका जो है आपका 0 क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। ये जब कटा हो जाता है तो ये हमारा 1 1 1 1 1 क्या हो जाता है आपका 0 प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में जब क्या हो जाता है भी या जो भी नॉट होता है वो 273 डिग्री पर क्या हो जाता है, भी का जो मान होता है वो क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। और उस स्थिति में जब 0 हो जाता है तो वो जो ताप होता है वो आपका परम शून्य ताप के नाम से जाना जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वह ताप जिस ताप पर गैस का आयतन क्या हो जाता है आपका शून्य हो जाता है, परम शून्य ताप या परम ताप के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि वह ताप जिस पर गैस का आयतन क्या हो जाता है हमारा, ये शून्य हो जाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। परम शून्य ताप कहलाता है। क्या कहलाता है ये, परम शून्य ताप कहलाता है। और -273 आपका क्या है, परम शून्य ताप को शो करता है, जिसके लिए हम एक स्केल का प्रयोग करते हैं, जिस स्केल को केल्विन स्केल के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या लिख दिया कि वह ताप जिस ताप पर आपका गैस का जो आयतन होता है वो शून्य होता है, ये शून्य वाला ही आपका क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है ना। और परम शून्य ताप की गणना है ना केल्विन स्केल के द्वारा किया जाता है, केल्विन स्केल के द्वारा किया जाता है। कि गणना हम क्या कर सकते हैं, केल्विन स्केल के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और आप जानते हैं केल्विन जो होता है, इस केल्विन एक साइंटिस्ट है और इसका डिग्री सेल्सियस और हमारा जो क्या होता है, हमारा जो डिग्री होता है और केल्विन होता है उसमें अंतर होता है। जैसे मैं कल बताया था, इसको कितना से स्टार्ट करते हैं, 273 से स्टार्ट करते हैं। और 273 अगर केल्विन लिखते हैं तो इसका मतलब कितना होता है, हमारा 0 डिग्री होता है। और अगर हम इसी को 298 केल्विन लिखते हैं तो उस स्थिति में ये कितना होता है हमारा जो है, या इसी को 373 कर दें, कितना कर दें 373 अगर कर देते हैं केल्विन, तो उस स्थिति में ये 100 डिग्री सेल्सीग्रेड ताप को शो करता है। ये हमारा क्या होता है, हिमांक ताप होता है, हिमांक ताप। और ये दूसरा क्या होता है हमारा, क्वथनांक ताप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है या क्वथनांक ताप को बताता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, आपका जो भी चार्ल्स नियम है उस नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब ये जो चार्ल्स नियम है इसका भी आप क्या कर सकते हैं, प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। भाई चार्ल्स नियम है ना, नियम का प्रायोगिक सत्यापन किया जा सकता है ना, ग्राफी निरूपण कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो चार्ल्स है इस चार्ल्स के नियम का ग्राफी निरूपण कर सकते हैं। तो इसका भी आप तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, पहला नंबर की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली जो है आयतन और हमारा जो क्या होता है ताप के मध्य क्या कर सकते हैं, आरेख क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये क्या हो जाता है हमारा आरेख हम क्या कर सकते हैं, बनाया जा सकता है। तो ये हो जाता है हमारा आरेख, ठीक है। और इस स्थिति में अगर हम क्या करते हैं, आरेख अगर खींचते हैं तो इसका 2 अक्ष होता है, एक्स और क्या होता है हमारा वाई अक्ष होता है। अगर वाई अक्ष में हम क्या करते हैं, ताप को रख देते हैं, और या इसको हम उल्टा रखें, अगर यहाँ पर क्या करते हैं आयतन रखते हैं और यहाँ क्या करते हैं ताप रखते हैं, तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे क्या होते जाता है आपका ताप बढ़ते जाता है ना, आयतन वैसे होते आपका क्या होते जाता है, इस प्रकार से घटते जाता है। या ये बोल सकते हैं ताप घटेगा
तो आयतन घटेगा, ताप बढ़ेगा तो आयतन क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। तो इस तरीक़ा से इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आरेख बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आयतन हो गया, ये हो गया ताप हो गया, ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, ताप घटेगा तो आयतन क्या होगा आपका, घटेगा। तो इस तरीक़ा से सिंपल से एक आरेख बना सकते हैं। और डायरेक्टली अगर हम एक और आरेख बनाते हैं दूसरा नंबर का, जैसे यहाँ पर हम करते हैं, तो यहाँ से असंख्य क्या होता है हमारा, इस प्रकार से लाइन आपका क्या होते जाता है, प्राप्त होते जाता है। अलग अलग ताप पर T1 है, मान लो T2 है, मान लो T3 है, ये क्या है हमारा T4 है। तो इस प्रकार से ताप जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसका जो आयतन होता है वो भी क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। तो ये हमारा T1 में इतना था, T1 में और ज़्यादा, T3 में और ज़्यादा, T4 में और ज़्यादा। तो इस तरीक़ा से इसका एक सिंपल सा आरेख हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर हम इसका डेली लाइफ में अगर क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो डेली लाइफ में अगर हम देखें, अपने दैनिक जीवन में इसको अगर हम देखें, तो दैनिक जीवन में भी इसका आपको इसकी स्थिति देखने को मिलता है। जैसे गाड़ी का जो क्या होता है, गाड़ी या साइकिल जो होता है उसका अगर हम टायर की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, टायर की अगर हम बात करें, तो आप देखे होंगे कि जो गर्मी के दिन होते हैं, इस गर्मी के दिन में आपका जो टायर होते हैं वो क्या होते हैं, फटते हैं। इसका मतलब ये है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है हमारा, ये जो टायर है इसके अंदर जो क्या होता है, जो गैस भरे रहता है, जैसे ही इस पर क्या होता है, ताप पड़ता है, ताप पड़ने से गैस में क्या होता है, प्रसार होता है, मतलब उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और धीरे धीरे आयतन बढ़ने से वो क्या करता है, टायर को क्या कर देता है, फाड़ देता है। तो ये टायर का फटना गर्मी के दिनों में, ये किसका उदाहरण आता है, हमारा चार्ल्स का जो नियम है, इसके उदाहरण के अंतर्गत हम इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना नियम भाई, 2 नियम, एक बायल का नियम और एक चार्ल्स का नियम। तो ये क्लास हम यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। आगे वाला जो क्लास है या जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसमें एवोगैड्रो और गेल-लुसाक का नियम को हम क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं।